हेलो स्टूडेंट्स। आज से हम केमिस्ट्री के टॉपिक एटॉमिक स्ट्रक्चर को कम्प्लीटली पढ़ेंगे धीरे धीरे करके। तो हमारा सबसे पहला टॉपिक हम जो पढ़ रहे हैं वो एटॉमिक स्ट्रक्चर और एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में सबसे पहली टर्म हमारे पास में जो निकल के आती है वो हमारी है एटम। ठीक है, तो एटम क्या होता है वो सबसे पहले बताया डाल्टन। डाल्टन एक साइंटिस्ट है, इन्होंने एटम के बारे में बताया। एटम के बारे में डाल्टन ने क्या बताया कि एटम होती है वो स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ एनी मैटर इज नोन एज एटम। स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ एनी मैटर मतलब कोई भी मैटर है, कोई भी मैटर है, मान लो ऐसे 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 पार्टिकल से मिलकर बनी हुई है, तो ये इसकी एक यूनिट जो है सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट, उस यूनिट को डाल्टन ने क्या कहा, एटम कहा। अच्छा, डाल्टन ने ये भी कहा कि इस यूनिट को और आगे डिवाइड नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो इसके आगे हम ये लिख सकते हैं दैट कैन नॉट बी फर्दर, कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड, ये लिख देता हूँ। तो किसी भी मैटर की स्मॉलेस्ट यूनिट जिसे और आगे डिवाइडेड नहीं किया जा सकता एटम कहलाता है। ठीक है, लेकिन आगे स्टडीज हुई, उन स्टडीज में पता चला कि जो एटम है वो खुद तीन फंडामेंटल पार्टिकल से मिलकर बना होता है। एटम जो है वो खुद तीन फंडामेंटल पार्टिकल से मिलकर बना होता है, और वो तीन फंडामेंटल पार्टिकल कौन कौन से, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इसको हम ऐसे ई से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको पी से, इसको एन से। चार्ज की हम बात करें, अच्छा, ये जो तीनों पार्टिकल्स हैं वो खुद अपनी कुछ प्रॉपर्टीज रखते हैं, जिसमें मेन दो प्रॉपर्टी चार्ज और मास की है। चार्ज जो है वो इलेक्ट्रॉन का होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। प्रोटॉन का जो चार्ज है वो एक्चुअली सेम ही है, लेकिन दोनों का साइन अलग अलग होता है। मतलब प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है। तो प्रोटॉन का चार्ज सेम रहता है इलेक्ट्रॉन के, लेकिन पॉजिटिव में। न्यूट्रॉन जो होता है ये वास्तव में न्यूट्रल स्पीसीज होती है। न्यूट्रल स्पीसीज होती है, न्यूट्रल होने का मतलब उसका कोई चार्ज नहीं होता, जीरो होता है। और फिर इसके बाद में हम सेकंड प्रॉपर्टी की इनकी बात करें तो वो है हमारी मास। मास जो रहता है, मास जो रहता है वो इलेक्ट्रॉन का मास रहता है 9.1 इंटू 10⁻⁻31 किलोग्राम। किलोग्राम को मैं ग्राम में कन्वर्ट करूँ तो वी नो दैट 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम। तो इस किलोग्राम की जगह में 10⁻³ ग्राम लिख सकता हूँ, तो वो लिखूंगा तो ये 9.1 इंटू 10⁻⁻28 ग्राम बन जाएगा। ऐसे ही हम प्रोटॉन की मास की बात करें तो 1.67 इंटू 10⁻27 किलोग्राम, और ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो पावर -27 से -24 हो जाएगा। न्यूट्रॉन का जो मास होता है वो ऑलमोस्ट इक्वल्स टू होता है प्रोटॉन के मास के बराबर। लेकिन अगर हमसे कोई एग्जैक्ट पूछना चाहे तो हम कह सकते हैं एम न्यूट्रॉन है वास्तव में ग्रेटर होता है एम प्रोटॉन से। न्यूट्रॉन का मास वास्तव में प्रोटॉन के मास से बड़ा होता है, लेकिन ऑलमोस्ट जो है इट्स सेम सा ही रहता है, थोड़ा बहुत इसमें डिफरेंस रहता है। इतना एक बार देख लीजिए, फिर हम क्या करेंगे। ये तो हमने जनरली देखा है, लेकिन अपन एक नीट के लेवल पर बात करें तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन इन तीनों को अलग अलग पढ़ेंगे, वो हम आगे देखते हैं। एक बार इसको देख लीजिए। ठीक है, इतना हो गया। अब हम बात कर लेते हैं, सबसे पहला पार्टिकल हम ले लेते हैं, वो है हमारा इलेक्ट्रॉन। हमारा पार्टिकल सबसे पहला क्या है, इलेक्ट्रॉन, जिसका हमने रिप्रेजेंटेशन किया था -1e0, -1e0। ओके, तो इसकी हम यहाँ पर वापस एक बार सिंपली लिख लेते हैं, चार्ज, मास। पहले चार्ज की बात करें तो -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, ये हो जाएगा। और इसकी एक यूनिट और होती है। अब थोड़े हम लेवल की बात करेंगे, वो एक सिंपल इंट्रोडक्शन टाइप था। अब हम थोड़ी सी बात करें, देखो कूलम है, लेकिन कूलम में पूछे तो चार्ज इतना होता है जो बेसिकली हम सब यूज करते हैं। लेकिन कूलम के अलावा हम बात करें, कूलम के अलावा हम बात करें तो इसकी एक यूनिट और होती है, वो होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट में इसका वैल्यू होता है -4.8 इंटू 10⁻⁻10, -4.8 इंटू 10⁻⁻10। तो इस कंडीशन में इसकी यूनिट होती है ESU। ठीक है, ESU का अगर हम नाम लिखना चाहे तो हम बता सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। ठीक है, तो कूलम में ये इतना होता है, और ESU में हमसे कोई पूछे तो ये इतना होता है। ठीक है, और अब हम करें बात इसका मोलर चार्ज। देखो, ये तो है सिंपली चार्ज जो किसका, एक पार्टिकल का। अगर हम बात करें मोलर चार्ज की, मोलर चार्ज, देखो मोलर का मतलब क्या होता है, जैसे ये बात थोड़ी सिंपल, एक पार्टिकल को लेकर। मोलर का मतलब होता है कि अगर वो हमसे कितने के लिए, एक मोल के रेस्पेक्ट में बात करना चाहे, तो एक मोल के रेस्पेक्ट में जब किसी क्वांटिटी की बात होगी तो वो क्वांटिटी मोलर क्वांटिटी होगी। अब हम एक पार्टिकल का चार्ज, ये
एक मोल का चार्ज कितना होगा, तो वो मोलर चार्ज हो जाएगा, ठीक है। और एक मोल जो होता है, एक मोल, यहाँ पर हम थोड़ा सा देखो, एक बारी मैं इसका कैलकुलेशन कर देता हूँ, फिर मोलर हम साइड में लिख लेंगे जिससे रिलेट हो जाएगा। तो मोलर चार्ज देखो, जब हम इस चार्ज को 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम को, भाई ये 1 का है तो इसको Na से मल्टीप्लाई करेंगे, तो वो हमें मिलेगा, याद कर लेंगे, कोई कैलकुलेशन नहीं, 96500 फेराडे, ठीक है। कैसे करा कि एक Na जो होता है, अच्छा सबसे पहले हम 1 मोल की बात कर लेते हैं, देखो कुछ भी हम ऐसे छोड़ेंगे नहीं। 1 मोल इक्वल्स टू क्या होता है, Na। एक मोल में कितने पार्टिकल्स होते हैं, Na पार्टिकल्स। और Na का मतलब क्या होता है, Na का मतलब होता है 6.6 इसको 6.6 नहीं 6.023 इंटू 10⁻23। 1 मोल में इतने पार्टिकल होते हैं, Na में इतने, मतलब Na की वैल्यू जो है वो इतनी होती है, और इसको कहते क्या है, इसको कहते हैं आओगैद्रो नंबर, ठीक है। तो मतलब यहाँ पर हमने क्या करा कि 1.6 इंटू 10⁻⁻19 को Na से जब मल्टीप्लाई करा तो ये हमें कितना मिला, 96500 कूलम करना है यहाँ पर। और ये जो वैल्यू होती है वो 1 फेराडे के इक्वल होती है, ठीक है। तो हमसे कोई पूछे कि मोलर चार्ज कितना होता है, तो एक इलेक्ट्रॉन का मोलर चार्ज 1 फेराडे होता है, 96500 कूलम होता है। अब जो है ये चार्ज पता कैसे चला, ठीक है। तो पता कैसे चला, वो मिलिकन नाम के एक साइंटिस्ट थे, उनका ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट था, उससे ये कैलकुलेट किया गया, ठीक है। एक्सपेरिमेंट हमसे कोई नहीं पूछेगा, लेकिन थ्योरेटिकली कोई पूछे कि कैसे बताया गया, तो मिलिकन के ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से चार्ज की वैल्यू हमें मिली। तो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन was calculated by Millikan's oil drop experiment कि चार्ज है इलेक्ट्रॉन का, वो मिलिकन के ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से कैलकुलेट किया गया, ठीक है। चार्ज के बाद में आती है दूसरी क्वांटिटी या दूसरी प्रॉपर्टी, वो आती है मास की। हम बात कर चुके हैं कि 9.1 इंटू 10⁻⁻28 ग्राम वाला ही ले लेते हैं हम एक बारी। और इसको जब हम करेंगे मोलर में, अब हमें ये चीज़ एक्सप्लेन पूरी करने की जरूरत नहीं है, आई थिंक। मोलर का मतलब 9.1 इंटू 10⁻⁻28 ग्राम इंटू Na। और इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमारे पास में आती है वैल्यू 5.5 इंटू 10⁻⁴ ग्राम, 5.5 इंटू 10⁻⁴ ग्राम। देखो ये वाली वैल्यू थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, चार्ज वाली, ये हालांकि कोई इतना पूछता नहीं है, ठीक है। इसमें एक थोड़ा सा कन्वर्जन पूछ सकता है। कन्वर्जन क्या पूछ सकता है, तो हमें ध्यान में होना चाहिए, क्या ध्यान में होना चाहिए कि 1 ग्राम इज इक्वल्स टू Na/AMU, कि 1 ग्राम में Na/AMU होता है। AMU क्या है, मास की ही एक यूनिट है जिसको हम कहेंगे एटॉमिक मास यूनिट। मास की ही एक यूनिट है एटॉमिक मास यूनिट। ग्राम में पूछे तो ये आ जाएगा। एटॉमिक मास यूनिट में हमसे कोई पूछना चाहे तो हम क्या करेंगे, इसको लेंगे, तो हम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इन AMU, तो कैसे बताएंगे, सबसे पहले ये लिखेंगे, मास होता है 9.1 इंटू 10⁻⁻28 ग्राम। 1 ग्राम में कितने होते हैं, Na/AMU, तो ग्राम की जगह हम क्या लिख सकते हैं, Na और AMU। तो मेरे को यही कुछ दिख रहा है, ठीक है। तो जो मोलर चार्ज होता है, मोलर मास जो होता है, वो ही क्या होता है, किसके इक्वल होता है, AMU में मास के इक्वल होता है। तो ये तो क्या हो गया, एटॉमिक मास, और ये एक मोल का मास हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसको भी कितना ही लिख सकता हूँ, 5.5 इंटू 10⁻⁴ ग्राम, ठीक है। सॉरी ग्राम नहीं, AMU में कैलकुलेट किया हमने, तो ये AMU। तो अब तक क्या क्या देखा हमने, चार्ज देखा, मास देखा, मोलर मास देखा, और AMU में मास देखा। इतना एक बार देखो, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इतना हो गया। अब मास के बाद में एक मास और आता है इलेक्ट्रॉन का। अगर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, मतलब से मान लो कहीं पे सर्कुलेट कर रहा है, तो उस कंडीशन में मास जो होता है ना, वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है, ठीक है।
मतलब मूव करते हुए पार्टिकल का मास ऑब्वियसली जो उसका एक्चुअल मास है उतना नहीं आता, तो मूव करते हुए पार्टिकल्स का मास या मूव करते हुए इलेक्ट्रॉन की बात हम यहाँ कर रहे हैं, तो मूव करते हुए इलेक्ट्रॉन का मास कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, तो हम लिखेंगे उसका फॉर्मूला m। अच्छा पहले इसे थोड़ा सा लिख लेते हैं कि मास ऑफ एन मूविंग इलेक्ट्रॉन कैसे बताएंगे, तो हम बताएंगे m इक्वल्स टू एम नोट अपॉन अंडर द रूट v 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर m तो क्या है, इधर लिख लेते हैं। m तो क्या है, मास ऑफ मूविंग इलेक्ट्रॉन जो हम कैलकुलेट करेंगे, मास ऑफ मूविंग इलेक्ट्रॉन जो हम कैलकुलेट करेंगे। m नोट क्या है, एक्चुअल मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ही कर दूँ इसको मैं, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। v क्या है, वेलोसिटी, कि जिस वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है वो वेलोसिटी क्या है, वो v है। और c हमें सबको पता है, वेलोसिटी ऑफ लाइट। c क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट। और वेलोसिटी ऑफ लाइट का मुझे नहीं लगता कि किसी को बतानी पड़ेगी कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड इसकी वैल्यू होती है। ठीक है, इसका क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सिंपल कोई पूछना चाहे तो पूछ सकता है एग्जाम में। क्या पूछेगा, वो पूछेगा जैसे क्वेश्चन है मेरे पास में कि क्वेश्चन यही है सिंपल, क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में कि v है इक्वल्स टू c है, ये गिवन है। हम कंप्लीट लैंग्वेज नहीं लिख रहे हैं, सिंपल समझ रहे हैं कि क्वेश्चन में दिया गया है कि किसी भी पार्टिकल की वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल या फिर इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ लाइट, देन कैलकुलेट द मूविंग मास ऑफ पार्टिकल। ठीक है, तो v इक्वल्स टू c दिया हुआ है। अब हमसे पूछ रहे हैं m क्या होगा, ठीक है, तो हम इसका सॉल्यूशन करेंगे। तो कैसे करेंगे, इसका सॉल्यूशन करेंगे तो हम लिख सकते हैं कि m हमें चाहिए इक्वल्स टू m नोट अपॉन अंडर द रूट 1 माइनस इक्वल है। अब भले किसी की जगह कुछ भी लिख दूं मैं, ठीक है, c की जगह v लिख दूं या v की जगह c लिख दूं, तो c स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर, ये क्या हो गया 1 माइनस 1 इक्वल्स टू 0, m नोट अपॉन 0, 0 का रूट 0 ही होता है, 0 का रूट 0 होता है। और किसी भी क्वांटिटी में 0 से जब डिवाइड करते हैं तो वो क्या बन जाता है, वो हमारे पास में क्या बन जाता है, इनफाइनाइट क्वांटिटी हमें मिल जाती है। तो ये सिंपल सा ऐसा क्वेश्चन आ जाता है इसका। ठीक है, देख लो एक बार। और सबसे बाद में एक इसकी प्रॉपर्टी और पढ़ लेते हैं इलेक्ट्रॉन की, वो होती है स्पेसिफिक चार्ज। देखो इलेक्ट्रॉन में थोड़ा सा हम टाइम ले रहे हैं, फिर ये सारी चीज़ें हम प्रोटॉन के लिए सेम जब करेंगे तो हम डायरेक्ट बात कर देंगे, फिर वापस से एक्सप्लेन नहीं करना होगा। स्पेसिफिक चार्ज की हम बात करें, स्पेसिफिक चार्ज क्या होता है, तो वो होता है चार्ज अपॉन मास, ये होता है स्पेसिफिक चार्ज। ये समझने की बात, ये कोई पूछे स्पेसिफिक चार्ज क्या होता है, चार्ज ओवर मास, वो होता है स्पेसिफिक चार्ज। अब स्पेसिफिक चार्ज फॉर इलेक्ट्रॉन, अब हम यहाँ पर ये कैलकुलेट कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन का जब स्पेसिफिक चार्ज हम कैलकुलेट करेंगे तो इसका सबसे पहले 1.6 × 10⁻⁹ अपन, अच्छा ये सब कैलकुलेट करें ना तो बहुत से क्वेश्चंस में माइनस नहीं मिलेगा आपको देखने के लिए। स्पेसिफिक चार्ज में 9.1 × 10⁻28 और कूलम और ये ग्राम, तो कूलम पर ग्राम इसकी यूनिट मेरे को दिख रही है। ठीक है, तो यहाँ पर कूलम पर ग्राम इसकी यूनिट आ जाएगी। और इसको जब हम कैलकुलेट करते हैं तो 1.76 × 10⁸ ये हमारे पास में स्पेसिफिक चार्ज आता है इलेक्ट्रॉन के लिए। ठीक है, तो देखो एटॉमिक स्ट्रक्चर में यही है कि वैल्यूज जो है वो वास्तव में हमें याद कर लेनी है, क्योंकि कैलकुलेशन वहाँ पर कर पाना इतना आसान नहीं होगा, तो वैल्यूज याद होनी चाहिए। ठीक है, इतना देखो एक बारी। ठीक है, इतना हुआ। अब इलेक्ट्रॉन जो है उसकी डिस्कवरी है, उसका बेसिस क्या है, ठीक है, उसका बेसिस क्या है, तो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी का बेसिस होता है कैथोड रेज। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी का बेसिस क्या होता है, कैथोड रेज होता है। ठीक है, तो हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि कैथोड रेज एक्चुअली क्या होती है, तो हमारी नेक्स्ट हेडिंग है। ठीक है, यहाँ पर आप लिख सकते हो कि बेसिस ऑफ, लिख लो, बेसिस ऑफ डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, बेसिस ऑफ डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कैथोड रेज। और उसके बाद में हेडिंग डाल लीजिए
कैथोड रेज। कैथोड रेज की बात करें तो एक छोटा सा डायग्राम में बनाता हूँ। ये हमारे पास में कोई डिस्पर्जन ट्यूब है, यहाँ पर इसके एनोड लगा हुआ है, एनोड मतलब पॉजिटिव टर्मिनस, और ये इसको हम कहेंगे एनोड, और इस साइड में इसके कैथोड लगा हुआ है, नेगेटिव टर्मिनस, और इसको कहेंगे कैथोड। ठीक है, और इसको शक्कर पंप कहते हैं। ठीक है, ये नहीं पूछेगा। और ये होती है, इसको थोड़ा सा इसका ध्यान में रखना, इसको कहते हैं डिस्पर्जन ट्यूब। डिस्पर्जन ट्यूब, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें कोई ना कोई गैस भरी होती है। ये एक डिस्पर्जन ट्यूब है जिसके एक साइड कैथोड टर्मिनल है, एक साइड एनोड टर्मिनल है। ये शक्कर पंप लगा होता है, ये इस गैस को मैनेज करने के लिए ये व्यवस्था होती है, और इसमें गैस भरी होती है। मैं बना लेता हूँ एक बार, फिर समझ आ जाएगा जब हम इसकी थ्योरी करेंगे। ठीक है, ये गैस भरी होती है, और यहाँ से ये आयोनाइज हो गई। आयोनाइज का मतलब हमें समझ आना चाहिए, बता दूंगा। देखो, कैथोड रेज एक्चुअली क्या है कि डिस्कवरी का बेसिस है कैसे है कि इसमें एक गैस भरी हुई है, डिस्पर्जन ट्यूब में एक गैस भरी हुई है जिसकी कंडीशन है लो प्रेशर और हाई पोटेंशियल। लो प्रेशर एंड हाई पोटेंशियल। लो प्रेशर और हाई पोटेंशियल, तो वो गैस क्या हो गई, आयोनाइज्ड हो गई। इस कंडीशन में क्या हुई, आयोनाइज्ड हुई। आयोनाइज्ड होने का मतलब क्या होता है, अपने आयंस में ब्रेक डाउन हो गई। आयंस में ब्रेक डाउन होने का मतलब ये कि ये पॉजिटिव बन गया, ये नेगेटिव बन गया। तो जब ये हो रहा था तो क्या हुआ, ये आयोनाइज्ड होने के बाद में कुछ इसको ऐसे पार्टिकल्स ऐसे जाते हुए दिखे, पार्टिकल्स ऐसे जाते हुए दिखे। कहाँ जा रहे थे वो, एनोड की तरफ जा रहे थे। अब मैं कहूँ कि कोई चीज पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट हो रही है तो वो चीज खुद क्या होगी, नेगेटिव होगी, क्योंकि अपोजिट साइंस ऑलवेज अट्रैक्ट, अपोजिट साइंस ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर। तो ये पॉजिटिव की तरफ ये इधर भी जा सकती थी आयोनाइज्ड होकर, लेकिन इधर जाती तो फिर हम कहते हैं कि वो तो फिर पॉजिटिव रही होगी, क्योंकि नेगेटिव अगर वो रहती तो ये तो इसको रिपेल करना चाहिए। या मैं कहूँ कि इधर जो आ रही है वो नेगेटिव ही है, क्योंकि पॉजिटिव अगर होती तो पॉजिटिव तो आपस में रिपेल करती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ऐसा नहीं हुआ तो मतलब ये है कि इधर जो आ रहा है वो क्या है, 100% नेगेटिव कुछ ना कुछ आ रहा है। नेगेटिव जो आ रहा था वो एक ग्रुप में आ रहा था, इससे ये ग्रुप है, ये तीन हमने दिखा रहे थे, बहुत सारे आ रहे थे, और उस ग्रुप को क्या कहा गया, कैथोड रेज कहा गया, कैथोड रेज कहा गया। और वो कैथोड रेज जिसको कहा गया वो एक ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ही था। एक्चुअली वो क्या था, ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ही था। ठीक है, तो इसके लिए हम थोड़ी सी देखो थ्योरी है वो लिख सकते हैं। तो या तो ऐसे लिख लो, मैं बता देता हूँ कि एट लो प्रेशर एंड हाई पोटेंशियल, एट लो प्रेशर एंड हाई पोटेंशियल पार्टिकल ऑफ गैस are ionized and emits electron। आयोनाइज होकर ये इलेक्ट्रॉन इमिट करे। आगे लिखो कि ग्रुप ऑफ दीज इलेक्ट्रॉन्स मूव टुवर्ड्स, बताओ किधर मूव कर रहे हैं, बिल्कुल एनोड की तरफ। तो मूव टुवर्ड्स एनोड, दैट आर कॉल्ड, ये ग्रुप एनोड की तरफ मूव कर रहा था और इसको हमने क्या कहा, तो दैट आर कॉल्ड कैथोड रेज, दैट आर कॉल्ड कैथोड रेज। अगला पॉइंट लिखो, कैथोड रेज मूव्स इन स्ट्रेट लाइन। ये जो कैथोड रेज है वास्तव में सीधी चल रही है, ये तो ऐसे हमने थोड़ा, ये इसका मतलब ये सीधा ही है। ठीक है,
moves in straight line but ये देखो चार्ज स्पीसीज है, इन पर इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, इन सब चीज़ों का इफेक्ट पड़ता है कि बिना कोई फील्ड के तो ये स्ट्रेट लाइन में जा रही है, लेकिन अगर बाहर से कोई हम कोई फील्ड लगाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक फील्ड या फिर मैग्नेटिक फील्ड, तो ये वेरी कर सकती है, इन पर इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, तो क्या लिखा हमने कि कैथोड रेज मूव्स इन स्ट्रेट लाइंस बट आर अफेक्टेड बाई इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, बट आर अफेक्टेड बाई लिख देता हूँ मैं, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, इससे अफेक्ट करती है। नेक्स्ट लिखिएगा, देखो ये वास्तव में मैटर से ही कुछ हुआ है, तो मैटर वेव्स कहते हैं इनको। तो दीज आर मैटर वेव्स नॉट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। मैटर वेव्स, मैटर मतलब मैटर, ऐसे मैटर वेव्स। ठीक है, नॉट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, मैटर वेव्स है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स नहीं है। और मैटर वेव जो होती है उनकी वेलोसिटी जो होती है लाइट की वेलोसिटी से कम होती है। तो लिख लो दैट इज, इसका मतलब क्या हुआ, क्यों बात कही ये, तो वो इसलिए कही कि दैट इज their velocity is less than velocity of light। नेक्स्ट लिखो कि E/m ऑफ कैथोड रेज, E/m किसी को नहीं समझ में आ रहा तो अभी हमने देखा था चार्ज और मास, मतलब स्पेसिफिक चार्ज। तो E/m ऑफ, ये देखो कोई ऐसे प्रैक्टिकल बातें हैं, ये हमें याद ही करनी है। तो E/m ऑफ कैथोड रेज इज ऑलवेज कांस्टेंट, और ये कांस्टेंट कब आएगा, जब हम गैस भर रहे हैं उस पर डिपेंडेंसी नहीं होगी, क्योंकि गैस भरेंगे तो उसका मास वेरी करेगा, लेकिन गैस पर ये डिपेंड नहीं कर रहा है, तो हम कहेंगे E/m ऑफ कैथोड रेज इज ऑलवेज कांस्टेंट। और इसका मतलब क्या हुआ, तो लिखो दैट इज इट्स वैल्यू, मतलब इसकी वैल्यू, इट्स वैल्यू does not depend on gas filled in dispersion tube। Its value does not depend on gas filled in dispersion tube। या हम ये भी कह सकते हैं कि ये जो इलेक्ट्रोड्स है इनके नेचर पर भी डिपेंड करती है। और does not depend on nature of electrodes। नेक्स्ट लिख लो एक, कैथोड रेज इमिट अक्स रेज। ये मैं समझा दूंगा कैसे, क्या बोल रहा हूँ। कैथोड रेज इमिट्स अक्स रेज बाय कोलिजन, टक्कर, कोलिजन टू सरफेस ऑफ एनी एलिमेंट, मतलब ये कि ये हमारे पास में कोई एलिमेंट है जेड कह दूं, ठीक है। इसकी सरफेस से मान लो ये कैथोड रेज है वो टकराई, इसकी सरफेस से क्या टकराई, कैथोड रेज टकराई, तो ये टकराकर क्या इमिट करेगी, अक्स रे। ठीक है, तो आई होप आज की क्लास आपको समझ आई होगी। आज की क्लास में हमने एटम के बारे में
इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन को देखना चाहा, उसमें हमने सबसे पहला पार्टिकल इलेक्ट्रॉन पढ़ा है। इलेक्ट्रॉन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया, और अगली क्लास में हम देख लेंगे प्रोटॉन न्यूट्रॉन, इन सब के बारे में एक एक करके सबके बारे में पढ़ लेंगे। ओके, थैंक यू। आई होप सब क्लियर हुआ अच्छे से। कुछ नहीं हुआ तो कमेंट्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू।